Morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Just a moment. Oh. Okay. We were doing data preparation. Sir, I have a question. Yes. ये जो आपने लास्ट टाइम बताया था अबाउट दिस इंटायर डेटा करेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें मुझे ये पूछना था, जैसे हमारे ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह होते हैं, इसमें हमारे काफी सारे रिस्पॉन्सेज यस नो इस तरीके से डाइकोटोमस आते हैं. अगर उसमें मिसिंग रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? डू वी यूज द बाइनरी थिंग और डू वी यूज द बिजनेस प्रोसेस? व्हाट डू वी यूज टू गेट दोज रिजल्ट्स? यस नो में तो कुछ नहीं कर सकते रित्या अपन इसके अंदर. जो एन आता है उसको फिर हम क्या करें? अगर बहुत सारे एन आते हैं तो उनको ऑब्जर्व को हटा दे, ऑब्जर्वेशंस को हटा लेते हैं, हम इंक्लूड नहीं करते. अगर 5% से ज्यादा हो तो भी हटानी पड़ गई. यस नो में डिकोटोमस है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते. हम इसमें लिकट स्केल में और यस नो में डिकोटोमस में नहीं कर सकते इन चीजों को. अच्छा. हाँ, इन दोनों में नहीं कर सकते हैं. हाँ, जहां अपना कंटिन्यूअस वेरिएबल है या कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरिकल में तो हम बहुत ही कम करते हैं. कंटिन्यूअस वेरिएबल है, उधर कहीं वैल्यू मिसिंग हो रही है, हम उसको फिल कर सकते हैं. कंटिन्यूअस मतलब आप न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं? हाँ, न्यूमेरिक की बात. और जो अपन ने पहले देखे कि उसमें काफी सारे कैटेगोरिकल डेटा भी होता है जिसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके करते हैं. नहीं, कैटेगरीबल में हम लोग मोड मोस्टली डिसाइड करते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन के हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है. जैसे अपने लीनियर रिग्रेशन देखी थी ना, जिसमें मैंने आपको करके बताया था, वैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है. यदि बाइनरी है, यदि यस नो भी है, तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बिजनेस लॉजिक यूज कर सकते हैं उसमें. बाइनरी क्या करता है, हमें दो 0 और 1 में रिस्पॉन्ड करता है. तो 0 हो जाता है नो के लिए, 1 हो जाता है यस के लिए. ठीक है. या फिर मल्टी कैटेगरीज है हमारे पास, बहुत सारी कैटेगरी कॉलम में. तो हमें उसको और यदि रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना है, तो फिर डिसीजन ट्री करके है. अच्छा. उस एल्गोरिथम का हम लोग यूज कर सकते हैं बिजनेस लॉजिक में. ओके. है ना. और या फिर मोड रख सकते हैं जो ज्यादा बार आया हो. अच्छा. सेंटर टेंडेंसी की हम बात करें, है ना, वो रख सकते हैं. और लॉजिस्टिक यूज कर सकते हो आप बाइनरी के लिए, यस नो के लिए, डिकोटोमस के लिए. बाइनरी यूज कर सकते हैं. ओके, उसके लिए वही लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी के लिए. लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो मैं आगे बताऊंगा आपको. लॉजिस्टिक रिग्रेशन आएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये एल्गोरिथम हम लगा सकते हैं और इसको यस नो के आंसर को फिट कर सकते हैं. है ना. ठीक है सर. पर क्या होता है कि अपना साइकोलॉजी वगैरह में सैंपल साइज ही बहुत कम होता है, और ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे भरे जाए, तभी वो ऑथेंटिक होती है. तो कैसे करते हैं फिर पूरे भरने का प्रोसेस? इसी तरीके से? हाँ, मतलब सामने वाला रिस्पोंडेंट सभी आंसर दे, मैंडेटरी करें हम उनको. क्या होता है कि ये रिसर्च वर्क है, तो रिसर्च वर्क में मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. हाँ, मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहां मैनिपुलेशन चल जाता है. समझ रहे हैं आप बात को. तो रिसर्च वर्क में कोशिश करें कि हमें वैल्यूज ना भरना पड़े, या ऑलरेडी भरी हुई है और नहीं भरी हुई है तो हम उसको अवॉइड ही करें, उनको हटा ही दें ऑब्जर्वेशन. तो उसमें किस तरीके के करेक्शंस आते हैं सर? इसमें इस तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल आप वो पंजाबी मूवीज वाला जो कर रहे थे डेटा, हाँ, उसमें जो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गायब थी, तो वो किस तरीके की एक्चुअली उसमें मैंने मिसिंग वैल्यूज नहीं भरी थी. उनने क्या स्केल कई जगह अलग अलग ले लिया था. ओके. हाँ. मतलब जैसे 4 पॉइंट ही लिया था, कहीं पे मे बी और इस तरीके से लिखा है, कहीं पे स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री लिखा है, कहीं कुछ लिखा है.
तो अब आप क्या करेंगे, उसको सेम स्केल चाहिए तभी आप कुछ कर सकते हैं ना, उसमें कुछ स्कोरिंग हाँ कर सकते हैं उसकी। तो फिर मैंने उनके क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था पहले तो वो चेंज किया, एसेंस वही रहा क्वेश्चन का, ओके है ना। हाँ उसके सबका मैंने क्वेश्चन को हाउ एग्री, क्योंकि ओके लोगों को रितेश जी मैंने देखा है क्वेश्चनियर बनाते हैं डू यू एग्री करके और नीचे 5 पॉइंट लिखकर स्केल आता है अच्छा मतलब डाइकोटोमस क्वेश्चन है बट आंसर में 5 पॉइंट आ रहे हैं, हम्म, ऐसा देखा है मैंने। उनको ये नहीं मालूम कि क्वेश्चन टैग होता है वो यस नो में आंसर आता है डिकोटोमस में। और जब इस तरह के क्वेश्चन तो हाउ एग्री लिखेंगे तभी आप बोल सकते हैं कितने एग्री हैं आप, हम्म, तभी आएगा ना 5 पॉइंट। तो वो सब क्वेश्चंस को मैंने फॉर्मेट किया। लोग पीएचडी करते हैं, लोगों को मालूम नहीं रहता क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे, सही बता रहा हूँ। अभी एक केस आया है मेरे पास, मैं काफी बड़ी गाइड है वो साइकोलॉजी की, तो मैंने उनके आज तक मिला नहीं उनसे मैं, पर उनने मेरे पास 50 स्टूडेंट्स भेजे होंगे पीएचडी के ये एनालिसिस के। क्या होता है कि हम भी धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन को हल्का सा कुछ मॉडिफाई करते रहते हैं। पहले क्या था, मीन डिफरेंस के लिए हम लोग ग्राफ नहीं बना पाते थे। हम लोग क्या करते थे, जो पीयर टी टेस्ट होता है ना, प्री पोस्ट वाला, हम्म, उसमें क्या होता है पहले हम कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस लेते हैं दोनों वैल्यूज का, प्री और पोस्ट का, है हम्म, ना। और फिर जो डिफरेंस आता है उसका मीन निकालते हैं ओके और उसको डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड एरर से, ठीक है वो हमारा टी वैल्यू होता है ना। करेक्ट तो जब पीयर टी टेस्ट है तो हमें ये करना ही पड़ेगा, और हमें फिर क्या हाईलाइट करना पड़ेगा टेबल में, मीन ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंस आया उसका मीन, वो हमने यूज किया उसको कैलकुलेट करने में, हम्म, वही तो आप टेबल में दोगे कि नहीं दोगे। हाँ ठीक है जो चीज आपने यूज करी है उसकी कैलकुलेशन में टेबल में वो चीज इसलिए दी जाती है कि ऑथेंटिसिटी पता चले, है ना। हम्म, ज्यादा से ज्यादा आप स्टैंडर्ड एरर भी दे सकते हो उसके साथ, या स्टैंडर्ड डेविएशन दे देते हैं कई लोग, पर स्टैंडर्ड एरर दिए जाने चाहिए। तो यदि उसे कैलकुलेट करके देखना हो तो कैलकुलेट करके देख ले कि भैया टी को डिवाइड, मतलब वो उसको डिवाइड कर ले स्टैंडर्ड एरर से, और वैल्यू आ रही है टी के नहीं आ रही, ठीक है। हम्म, ये रहता कंसेप्ट। अब वो गाइड बोलती है साहब इसमें तो मुझे दोनों के मीन चाहिए, प्री हाँ के भी और पोस्ट के भी। अब प्री और पोस्ट के मीन, ये जो अभी अपन कर रहे हैं पेयर टी टेस्ट जो होता है वो मीन ऑफ डिफरेंस लिया जाता है, डिफरेंस का मीन। और जब अनपेयर टी टेस्ट होता है जिसको इंडिपेंडेंट टेस्ट बोलते हैं, उसमें दोनों वेरिएबल के मीन पहले लिए जाते हैं फिर उनका डिफरेंस लिया जाता अच्छा ओके है। क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन भी कम ज्यादा हो सकते हैं ना दोनों में, हम्म, इंडिपेंडेंट है तो किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, किसी में 45 बच्चे, हम्म, है ना। ठीक है वहां प्री पोस्ट वाला कंसेप्ट ही नहीं। हम्म, तो वहां पर आप दोनों के मीन अलग निकालते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं और उसको स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करते हैं। ठीक है जो टेस्ट है दैट इज द रेशियो, एवरी टेस्ट इज द रेशियो, है ना। तो जो डिफरेंस है यहां पर हमने क्या किया, डिफरेंस ऑफ मीन लिया। देखिए सेंटेंस मतलब वो वर्ड चेंज हो रहे हैं, हम्म, है ना। पहले में मीन ये ऑफ डिफरेंस और दूसरे में डिफरेंस ऑफ मीन, हाँ ठीक है डिफरेंस ऑफ मीन्स, है ना। ओके ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना हाँ, हम्म, नहीं नहीं एब्सोल्यूट तो नहीं लेते हैं, डिफरेंस ऑफ मीन्स में भी नेगेटिव पॉजिटिव टी वैल्यू आती है। इसलिए आती है कि यदि पहला वाला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा तो पॉजिटिव आएगा, हम्म, और पहला मीन छोटा है दूसरा बड़ा है तो नेगेटिव आएगा नेचुरली, अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंस तो है चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव, बात एक ही होती है, एब्सोल्यूट लिख लेते हैं कई लोग। अब वो अड़के बैठे कि नहीं मुझे तो इसी तरीके से चाहिए, भाई ओके हमें तो ये अनपेयर्ड के मीन और एचडी लिख के दो दोनों के अलग अलग, जबकि डिफरेंस मीन ऑफ डिफरेंस लिखा जाता है उसमें। ओके तो उनका मैं कोई रीजन होगा ना
नहीं कोई रीजन नहीं है साहब, स्टैटिस्टिक्स की एबीसीडी नहीं मालूम गाइड्स, सही बता रहा हूँ, 99% गाइड्स को नहीं मालूम। तो मैं तो देख चुका हूँ कई गाइडों के साथ काम किया। रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो रिग्रेशन एनालिसिस में पॉइंट आएंगे तभी तो आप बेस्ट फिट लाइन फिट करोगे कि नहीं करोगे ग्राफ में। हाँ। एक्चुअल पॉइंट्स आएंगे उसके बीच में आप बेस्ट फिट लाइन फिट करोगे ना। एक गाइड है भोपाल के, बोलते हैं साहब ये पॉइंट्स हटा दो खाली लाइन रहेंगे। ऐसे ऐसे गाइड है, फिर उनको इंटरनेशनल रिसर्च पेपर निकाल के भेजना पड़ता है, देख ले भैया पढ़ ले, यदि नहीं पढ़ा हो वो तक नहीं पढ़ते, अड़ गए तो अड़ गए, तो हमें तो ये चाहिए। तो फिर मैं एक ही उस पर करता हूँ भैया कि वाइवा आप संभाल लेना, जैसा गाइड बोल रहा मैं करके दे रहा हूँ। वाइवा में यदि उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने डिफरेंस ऑफ मीन्स क्यों लिखा है आप में पेयर टेस्ट में, है ना, करेक्ट। आपको मीन डिफरेंस लिखना था, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन का जवाब आप दे सको तो फिर दे देना, मैं तो कर देता हूँ मैडम के हिसाब से, आपकी जैसी बोल दें गाइड। क्या गॉट इट भाई, ठीक है आपके गाइड को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक्सपर्ट थोड़ी सेटिस्फाई होगा उससे। कोई आ गया आड़ा टेढ़ा स्टैटिस्टिक्स का मेरी तरह, तो खाल उधेड़ेगा क्या। ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं होता है सर, बिकॉज ना हमारे नहीं, रिसर्च में तो आपके पास जो जेन्युइन डेटा है ना उतना ही रखना है, बाकी तो आप सबको हटा ही दें, ओमिट ही करना पड़ता है। तो आपके एक्सपीरियंस में ये ज्यादातर न्यूमेरिक डेटा के साथ ही काम होता है, कैटेगोरिकल ज्यादा नहीं आता होगा फिर? हाँ कैटेगरिकल ज्यादा नहीं आता ओके। है। तो आप कभी भी ऐसा रिसर्च वर्क में मैनिपुलेट ना करें मिसिंग वैल्यूज को, है ना, ओके। वो ऑब्जर्वेशन को हटाना ही बेस्ट होता है क्योंकि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ना। तो वो ऑब्जर्वेशन हट गई तो पूरा का पूरा रिस्पोंडेंट रो हट जाएगा ना? तो अगर हाँ पूरा रो हट जाता है, पूरा रो हट जाता है। तो मेरे 35 ही लोग हैं और 35 में से सपोज से 8 लोगों आपको को कुछ नहीं आपको दिया। फिर ज्यादा करना चाहिए, सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, ओके फाइन। है ना। सैंपल साइज आप 50 का करें 60 का करें, होता है हम लोग भी जो है 500-600 का सैंपल साइज के पीएचडी थीसिस में होता है, इन्हें हटाते हैं तो 300 कुछ बचता ओके है ओके। ना। तो वो 300 को वो हम लिखते हैं रिसर्च मेथड में, इनकम्प्लीट फॉर्म्स थे, ये था वो था, इतने कलेक्ट हुए थे, इतने इनकम्प्लीट थे, तो उनको हमने हटाया, बचे इतने, इस पे हम आगे लिखे, ये लिखना पड़ता है ना। क्लियर। बस इसके बाद इन्फ्लुएंसर वाला ही चालू हो जाएगा अपना टी टेस्ट वगैरह का, है ना। तो चलिए शुरू करें आज का। हम्म, कल हमने आउटलेयर्स के बारे में देखा, आउटलेयर्स पे ही थे, आउटलेयर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, आउटलायर। हम्म, क्या नहीं हुआ था, आउटलेस नहीं हो से गया था। स्टार्टेड नहीं हुआ था, नहीं हुआ था हाँ। आउटलेस नहीं हुआ था क्या? ये फ्लोरिंग कैपिंग वगैरह नहीं हुआ था।
अच्छा वही नहीं, तो फर्स्ट तो रिमूविंग है, वही 5% से कम। ये प्रेडिक्टिव मॉडल में यूज करना है, इन्फेंशन में मत करिए कभी, है ना, वाइबल नहीं होता, क्योंकि हम रिसर्च वर्क करते हैं तो वहाँ ये चीजें नहीं चलती। ये तो 5% वाला कंसेप्ट इसमें आ जाए। फ्लोरिंग कैपिंग क्या होता है, मान लो आपका ये डेटा है, जब हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, मैंने आपको बॉक्स प्लॉट बना के बताया, बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज थी, बनाया कल परसों, इधर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ओके, ये मिसिंग वैल्यूज, ये सॉरी ये आउटलायर्स कहलाते हैं, सॉरी, है ना, ये सब आउटलायर्स, इसको अपन एडजस्ट भी किया, है ना, रिप्लेस किया था सर। है ना, तो इसको अपने सब्स्टिट्यूट किया था। तो फ्लोरिंग कैपिंग का मतलब ये होता है जो हायर साइड है, ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये वाई एक्सिस है अपना। तो इस वाई एक्सिस में क्या है, यहाँ वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये 0 है ओरिजिन, तो ये हायर साइड है आउटलायर्स, लोअर साइड नहीं है, अपर साइड। तो अपर आउटलेयर और लोअर आउटलेयर, यदि यहाँ पर हम दोनों विस्कर सेम है, दोनों विस्कर सेम है और ये मीडियन लाइन है, तो ये जो डेटा है ये तो नॉर्मल है एक प्रकार का। कौन सा डेटा है, नॉर्मल डेटा है। नॉर्मल डेटा में आउटलायर इस ये बॉक्स प्लॉट नहीं बताएगा, आपको कभी नहीं बताएगा, है ना, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ पर होता नहीं है, नॉर्मल डेटा में बॉक्स प्लॉट नहीं बताता, जनरल स्क्यूड डेटा में बताता है। तो मान लो ये मेरा यहाँ थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ जिससे आपको रियलिटी का वो हो। है ना, ये आउटलेट्स नॉर्मल नहीं है, अब ये स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड डेटा है। और इस पॉजिटिव स्क्यूड डेटा में आउटलायर्स हमें दिख रही हैं, आउटलायर्स की ये लिमिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने पिछली बार करी थी, बिल्कुल 20 आई थी, है ना, जो परसों क्लास में दिया। तो उसके लिए फार्मूला जो है, यदि डेटा नॉर्मल का भी मैं बता देता हूँ फार्मूला। नॉर्मल डेटा है और उसमें आउटलायर, उसमें दोनों तरफ हो सकते हैं आउटलायर, नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है, लोअर साइड भी अपर साइड भी। स्क्यूड डेटा में मोस्टली एक ही साइड होती है, या तो अपर साइड होगी पॉजिटिव स्क्यूड में, और नेगेटिव स्क्यूड में लोअर साइड होती है। नॉर्मल डेटा होता है तो जो लोअर लिमिट है वो निकलती मीन -3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इट, और अपर लिमिट मीन +3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इट, समझ में आ गई। और यदि स्क्यूड है तो वो मैंने फॉर्मूला लिखा ही था कल भी, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, यूएलसी और सीएलसी लिखते हैं हम इसको, एलसीएल लिखते हैं, यूसीएल और एलसीएल, यूसीएल और एलसीएल, एलसीएल लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, ऐसे लिखा जाता है इसको। सो जो एलसीएल है इसमें स्क्यूड में Q1 -1.5 इंटू Q3 -Q1, और अपर में Q3 +1.5 इंटू Q3 -Q1, व्हाट इट, समझ में आया यार। यस सर। तो स्क्यूड डेटा में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और नॉर्मल डेटा में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये पॉइंट्स जो है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, वो ग्राफ में कहाँ पर है, राइट एट द बॉटम एंड टॉप। ये है, ये यूएलसी और ये एलएलसी, ओह सॉरी एलसीएल, यूसीएल और एलसीएल, सॉरी अपर कंट्रोल लिमिट, है ना, और ये लोअर कंट्रोल लिमिट।
तो लोअर कंट्रोल लिमिट तो वही है जो मिनिमम है, यहाँ पे है नहीं आउटलायर। इधर जो भी इससे ज्यादा वैल्यू है उसको हम यूसीएल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है। एनी डाउट संगीता? नो सर। ये हो गया। अब इसमें फ्लोरिंग और कैपिंग क्या चीज है? तो जो एलसीएल करते हैं, एलसीएल पे हम जो एडजस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरिंग। क्लियर? नीचे साइड में यदि मान लीजिए यहाँ आउटलेयर है, आप इसको एडजस्टमेंट कर रहे हो इधर, तो ये कहलाएगी फ्लोरिंग। समझ में आ गई? फ्लोरिंग किसको बोलते हैं? और आप अपर साइड से एडजस्टमेंट कर रहे हो इसको, तो केपिंग। व्हाट इट? यस सर। इसको एडजस्ट कैसे करते हैं सर? ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि वो उसका है, बट इनको एडजस्ट कैसे करते हैं? एडजस्ट जो करना रहता है, हाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट, मैंने कल करके बताया था। इफ हाँ एल्स करके फंक्शन रहते हैं हम लोग। हाँ। ओके। इफ एल्स जो भी कॉलम है हमारा, है ना, हम्म। मान लीजिए कोई भी कॉलम है, मान लो माइलेज है ना, वो वही एमडी डॉलर माइलेज है ना, ये जो हम लिखते हैं जिस प्रकार से, कुछ कर लिए अपन ने एज लिया था, है ना, आर्थराइटिस का। तो आर्थराइटिस डॉलर एज, है ना, ग्रेटर देन जो भी हमारी मान लो अपर अपर साइड में है, अपर कंट्रोल लिमिट आई, तो यूसीएल लिख देंगे। यूसीएल का जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा, और उसकी जगह जो भी इससे बड़ी है वो यूसीएल में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा। है ना, इसका मतलब ये ओके। हुआ कि हाँ विच इज ग्रेटर देन यूसीएल इट शुड बी यूसीएल। ठीक है। और जो रिमेनिंग है वो वैसी रहे। अब वैसी रहे तो हमें यही लिखना पड़ेगा, है ना, ओके। आर्थराइटिस डॉलर एज। तो समझ वो, में आ गया? हाँ, तो जो ग्रेटर देन यूसीएल है वो यूसीएल में रहेगा, और जो रेगुलर है वो एनीवेज यूसीएल के नीचे है। ऐसी वे रहेगा, है ना, जो जैसा है वैसे रहेगा, जो उससे कम है हम्म। वो वैसे की वैसी रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी यूसीएल। ठीक है। ठीक है, ओके। तो इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं हम लोग इसमें। अभी मैं बताऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग के कहलाते हैं ये सब। अभी मैंने इसको रोका हुआ था पहले, अभी अपन डेटा प्रिपरेशन में इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? हाँ जी। सर इसको अगर डेटा पे करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा सर, है, हाँ, क्योंकि डेटा पे अगर करते हैं तो डेटा मैंने करा था परसों। ये जो परसों, एडजस्ट लोअर लिमिट का नहीं किया था, फ्लोरिंग का हाँ हमने कैपिंग किया था। हाँ, कैपिंग किया था, फ्लोरिंग नहीं किया था। तो और फ्लोरिंग में स्मॉलर देन आ जाएगा ना इफ एल्स में, ओके, स्मॉलर देन एलएलसी। हाँ मतलब ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं बोला ज्यादा मतलब। डिफरेंस नहीं, हाँ वो कोई बड़ी चीज नहीं हो, वही इफ एल्स वाला स्टेटमेंट रहेगा, है ना। और जो भी है डेटा, मतलब मैं स्मॉलर देन एलसीएल, शुड बी एलसीएल अदर डेटा। व्हाट इट, है ना, ठीक है सर। ये उसका रहेगा, मतलब जो भी डेटा है वो एलसीएल से कम है तो एलसीएल हो जाएगा, और बाकी का वैसे ही रहेगा। ओके ठीक, ठीक है सर। तो ये तो रही अपने आउटलायर्स के लिए। तीसरा वही बिजनेस लॉजिक है, इसमें भी जो मैंने बताया था उसी तरीके से उपयोग कर सकते हैं उसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई सब भी समझ में आ रहे हैं? हाँ सर, हाँ। कुछ इसलिए रहता हूँ कि आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई चालू करके इधर उधर काम कर। सर पोल लीजिए। हाँ वो लेना है वही एड क्वेश्चन। मैं अभी उसको मैं करा नहीं हूँ, अभी जरा आज सीखूंगा इसको अलग से, है ना, बना के रखूंगा पहले से। सर बीच बीच में क्विज लिया कीजिए सर। वही मैं क्वेश्चन डालने वाला हूँ अभी इसमें। हाँ ये सब मुझे अभी करके देखना, पहले से रखना पड़ेगा थोड़ा सा तैयारी। तो क्वेश्चन पहले से डाले रहेंगे, भाई क्वेश्चन अपन ने सीधे क्लिक कर दिया, आपको रिस्पॉन्स देना है ना, जैसे आ गया ना बनाने का क्वेश्चन, वो टाइम लगेगा तभी तो रहने देता हूँ।
तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ चेंजिंग फॉर्म ऑफ डेटा। देखिए चेंजिंग फॉर्म ऑफ डेटा जो है दैट इज अ काइंड ऑफ मेल्टिंग एंड कास्टिंग ऑफ डेटा, है ना। रीसेपिंग जिसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको बोलते हैं। अभी अपन देखेंगे सब प्रैक्टिकल। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा, जैसे मैंने बताया तो डमी वेरिएबल बना रहे हैं अपन, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डेटा। कोलेप्सिंग समराइजिंग डेटा को हम कोलेप्स करते हैं। कई बार हम लोग भाई क्या होता है कि कोलेप्सिंग हमारे लिए बहुत कई बार जरूरी हो जाता है कि हम भाई डेटा को कोलेप्स करें और समराइज करें। तो वो कैसे किया जाता है, कब किया जाता है? अब मान लीजिए हमारे पास VS है, AM है, एक मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। इसको पूरे को उड़ा देता हूँ। सभी जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सभी न्यूमरिक वेरिएबल हैं, कुछ बाइनरी भी हैं इसमें 0 1, और मैं VS के हिसाब से माइलेज चेक करना चाहता हूँ, माइलेज का मीन। भाई वर्टिकल इंजन का माइलेज का मीन क्या है, और मतलब वीसेप्ड इंजन के माइलेज का मीन क्या है, और स्टेट इंजन के माइलेज का मीन क्या है। बात समझ में आ रहा है आप? माइलेज इज अवर कंटिन्यूस वेरिएबल जिसका हम कोई भी स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, पर VS इज अवर कैटेगरिकल वेरिएबल, बेसिकली 0 1 बाइनरी है, वीसेप्ड और स्टेट, हम इसको कैटेगरी मान सकते हैं। हमें इसके अकॉर्डिंग पता करना है कि माइलेज क्या है, V का माइलेज क्या है और S का माइलेज क्या है विद रेस्पेक्ट। ऐसे हम AM के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो व्हीकल है उनका माइलेज क्या है एवरेज, और जो मैनुअल है गियर ट्रांसमिशन वाले उनका माइलेज क्या है, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, हम गियर वाइज भी देख सकते हैं माइलेज। भाई 3 गियर वालों का क्या माइलेज है, 4 गियर वालों का एवरेज क्या माइलेज है। गॉट इट? ओके। तो इस तरह के डेटा में कि हम किसी और विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर कैटेगरिकल वेरिएबल वी वांट टू फाइंड आउट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ सम अदर कंटिन्यूस वेरिएबल। व्हाट इट? मतलब किसी कैटेगरीज के हिसाब से हम किसी और कंटिन्यूस वेरिएबल के स्टैटिस्टिक्स को देखना चाहते हैं। ये बात समझ नहीं आ रही। जैसे एम है, यदि हम एक मीन की बात करें माइलेज का, तो वो तो ओवरऑल माइलेज का मीन निकाल के दे देगा। हाँ। मैं ये जो मीन आएगा MD डॉलर माइलेज, तो ये तो पूरे माइलेज का मीन दे दिया इसने। ठीक है। पर मुझे जो मीन चाहिए वो, पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। अच्छा, वो सिर्फ ऑटोमेटिक का ही चाहिए या वो सिर्फ ऑटोमेटिक और मैनुअल VS का का चाहिए? अलग अलग चाहिए दोनों का, है ना। ऑटोमेटिक और मैनुअल का मीन, ऑटोमेटिक का मीन क्या है माइलेज का, और मैनुअल का मीन क्या है माइलेज का। समझ में आ रहा है आपको, हम्म। है ना। सो आपको यदि मैं टेबल दिखाऊं तो मैं एम की बात करता हूँ, तो 19 हमारे जो है वो ऑटोमेटिक है, और 13 जो है वो हमारे मैनुअल व्हीकल्स है। दिख रहा है? हम्म। तो ये 19 व्हीकल्स का मीन क्या आ रहा है माइलेज का, और ये 13 व्हीकल्स का मीन क्या आ रहा है माइलेज का, ये चेक करना है। व्हाट इट? ठीक है। इस टाइम पे हम डेटा को क्या करते हैं, कॉलेप्स करते हैं, है ना, जो मैंने यहाँ लिखा कॉलेप्स एंड समराइजिंग डेटा, है ना। तो देखिएगा मैं बताता हूँ। ठीक है, चालू हो गया भाई। स्क्रीन चालू हो गया।
मैं MD1 लेता हूँ, है ना, क्योंकि डेटा का साइज चेंज होगा जब भी आप कॉलेप्स करोगे तो क्या होता है, डेटा का साइज चेंज होता है। तो हम MD में ही नहीं कर सकते। MD में साइज है 32 रो, 11 वेरिएबल्स। जब हम कॉलेप्स करेंगे तो सब चेंज होगा, मेल्ट होगा, रिकास्ट होगा। तो हमें नया ऑब्जेक्ट नेम देना रहता है, या ना दें या दें। MD में हम कर कॉलेप्स। अब ये जो लाइब्रेरी हमारी यहाँ यूज होगी, पाइप टू फंक्शन ले रही है, तो हमारी लाइब्रेरी यूज होना है dplyr। dplyr। अच्छा, से धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा कहाँ कौन सी लाइब्रेरी लगना है जब काम करते हैं। अब यहाँ पर हमें ग्रुप करना है। हमें 2 ग्रुप बनाने, एक ऑटोमेटिक का, एक मैनुअल। आगे समझ में? जब ग्रुप बन जाएंगे तब हम उसके मीन निकाल लेंगे। 2 पार्ट में 2 अलग अलग ग्रुप हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो देखिएगा, मैं बताता हूँ। ग्रुप बाय क्या चाहिए हमें? ग्रुप बाय चाहिए एम, व्हाट इट। मैं अभी इतना रन करता हूँ, देखता हूँ एरर तो नहीं देता है। देखिएगा MD1 में भी तो इसको कोलैप्स तो किया ही नहीं किया ना। समराइज नहीं करेंगे तब तक नहीं करेगा, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी कुछ नहीं हुआ क्या कुछ? MD1 में वही है, 32 ऑब्जर्वेशन, 11 वेरिएबल जो MD में, ठीक है। जब तक समराइज नहीं करेंगे ग्रुप का कोई मतलब नहीं। भाई ग्रुप तो बना लिया उसने वेकेंड में, पर उसको समराइज नहीं किया अभी उसने, है ना। तो वो वैसे ही शो करेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको? इसको समराइज करना पड़ेगा। समराइज क्या करना है? समराइज में हमें मीन चाहिए, तो एक नया कॉलम आपको नाम देना पड़ेगा। मैं नया कॉलम को नाम देता हूँ एवरेज इक्वल टू मीन, है ना। मीन ऑफ क्या कहेंगे? मीन AM ऑफ का। माइलेज। माइलेज का चाहिए, ओके। व्हाट इट। देखिएगा MD1 में 2 ऑब्जर्वेशन है, 2 वेरिएबल्स। देखिए क्या दे, सर ये कैसे किया उसने? इसने क्या किया, पहले ग्रुप बनाए AM के, A का अलग ग्रुप बन गया और ठीक है। M का अलग ग्रुप बन गया। पूरे डेटा फ्रेम को ग्रुप कर लिया। अभी इसने कॉलम सेपरेट नहीं किए, है ना। हाँ। फिर हमने बोला कि भाई समराइज करो, हमें तो चाहिए एवरेज नाम से कॉलम बना दो एक नया, और उसमें मीन दे दो माइलेज के, इस ग्रुप के हिसाब से। A का मीन अलग और M का अलग। इज इट क्लियर? अच्छा, ओके, तो उसने बाइनरी में लिया उनको, 1 हाँ, and 0। 1 and 0, ठीक है ना। 1 0 था ना, अभी हमने उसको नाम तो दिए नहीं थे भाई। 0 यानी ऑटोमेटिक और 1 यानी मैनुअल। मैनुअल। तो ऑटोमेटिक का जो एवरेज है वो कम है ना। गियर ट्रांसमिशन आप देखेंगे ना, स्कूटी का एवरेज कम होता है और मोटरसाइकिल का ज्यादा होता है। तो ये मैनुअल का एवरेज ज्यादा है, पता चल रहा है। ओके ये डेटा को हमने कॉलेप्स किया, है ना। ओके। ओके, कॉलेप्स किया और उसको रिसाइज किया, मतलब रिकास्ट किया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कॉलेप्सिंग ऑफ डेटा। अभी रिकास्टिंग भी देखेंगे अपन। तो इस प्रकार से हम लोग चीजें निकाल सकते हैं। आपको काउंट मालूम करना है, काउंट भी मालूम कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या है, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम होता नहीं, ठीक है। और भी कुछ फंक्शंस हैं। सर अगर यहाँ पर हमारे पास अगेन सेम क्वेश्चन, अगर हमारे पास न्यूमेरिक नहीं कैटेगोरिकल डेटा है तो हम ये उसको पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके फिर करेंगे?
कैटेगरिकल को आप कैसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताएं। तो एज डॉट न्यूमेरिक लगा के? नहीं, यदि मेल फीमेल है तो इसे मतलब आप मान लीजिए कुछ भी है, ब्राउन ब्लैक येलो हाँ कलर्स हैं अपने पास, या फ्रूट्स हैं, मान लीजिए फ्रूट्स हैं हाँ। बहुत सारे, और फ्रूट्स को आप न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते तो मुझे फॉर एग्जांपल पता करना है कि बनाना में कितने क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उसका कुछ निकालना है मुझे, सेम क्वेश्चन। तो हैं? हाँ, और पूरे ग्रुप सेट जो है वो मल्टीपल फ्रूट्स है, उसमें मेरे को सिर्फ बनाना की रीडिंग देखनी है। तो आपके पास वो डेटा होगा ऐसा कि बनाना में भैया ये कार्बोहाइड्रेट इतना है, मिनरल्स इतने हैं, विटामिन इतने हैं, विटामिन ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, ऐसा टेबल होना चाहिए। आप किस कंटिन्यूस, ये सब कंटिन्यूस होंगे? पता नहीं सर, मैं क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर पा रही हूँ, बट हाँ, ठीक है। बट बेसिकली ये जो है, ये सारा जो भी डेटा कोलैप्सिंग वगैरह है, ये सारा कुछ अभी न्यूमेरिक के हिसाब से ही होता है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स जो समराइज करते हैं हम लोग इसको न्यूमेरिक के हिसाब से करते हैं, ग्रुप तो हम लोग कैटेगरी के हिसाब से करते हैं, देखिए ना। हम्म। कंडीशनल भी होता है ग्रुपिंग, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस पे भी ग्रुपिंग होता है ना। वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको, आगे अपन पढ़ने वाले हैं, स्क्रिप्ट है उसके अंदर सब दिया नहीं, उसको बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उसको बहुत डिटेल में समझना, क्योंकि उसके बगैर काम होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकली कहाँ जरूरत पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली जरूरत कहाँ पड़ती है। फैनेंद्र, समझ में आ रहा है आपको? हम्म, तो देखिएगा, ये मेरे पास आया था लेबनान से, जो मैं बता रहा था, 2-3 वर्क आए हैं उनके मेरे पास फाइनल के लिए, तो शायद मैंने कहा था। पहले आपको डेटा सेट दिखाता हूँ जहाँ हम कॉलेप्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए ये ओपन किया हूँ, जहाँ हम कॉलेप्स का यूज करेंगे। रेडी 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 रेडी। एक इनका डेटा था एसपीएसएस में था, ठीक है। तो एसपीएसएस में कई लाइब्रेरीज लगती हैं जिसके द्वारा हम डेटा को रीड कर सकते हैं, हर लाइब्रेरी का एक अपना स्पेसिफिक बेनिफिट है। वो लोग यूज कर रहे थे हेवन लाइब्रेरी। हेवन लाइब्रेरी के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और वहां यूज होती थी फॉरेन लाइब्रेरी, और मैं मोस्टली फॉरेन लाइब्रेरी यूज करता हूँ। वो काम फॉरेन लाइब्रेरी के बिना संभव नहीं था, वो लोग लगे हुए होंगे कई समय से, नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये मेरे पास 2-3 दिन पहले टास्क इनसे मेरा कनेक्शन हुआ है, और इन्होंने डिफरेंट टास्क दिए हैं मुझे डेटा मैनिपुलेशन पे, ये लोग कई जगह परेशान हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा पहले तो डेटा को समझें। पहले तो वो लाइब्रेरी जिससे हमें एसपीएसएस का डेटा पढ़ता था, फॉरेन लाइब्रेरी, हेवन भी होती, दोनों होती, दोनों के अपने इंपॉर्टेंस। माई डेटा के नाम से मैं ऑब्जेक्ट नेम ले रहा हूँ रीड डॉट एसपीएसएस। वुमेन्स का डेटा है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक का है, पता नहीं। तो ये मैं इसको रीड किया। जब मैं रीड करता हूँ तो ये जो रीड होता है ये लिस्ट के फॉर्म में होता है, ये अपन पहले भी मैं बता चुका हूँ इसको, एसपीएसएस फाइल कैसे रीड किया जाता है। ये लिस्ट है, अब लिस्ट को हम कन्वर्ट करते हैं डेटा फ्रेम, है ना। ये डेटा फ्रेम हो गया, 11,464 ऑब्जर्वेशन, 356 वेरिएबल्स आर देयर। ये है, देखिएगा ये वेरिएबल्स हैं, HH1 HH2 HH3, ये अब हमें नहीं मालूम ये क्या है, ये तो कोडिंग है। यदि मुझे इसको समझना है कि ये क्या है, ये वहां है डेटा सेट, स्पेस के डेटा सेट में क्लियर लिखा है इसके नीचे उन्होंने, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, पर ये फॉरेन लाइब्रेरी आपको कभी भी नहीं बताएगी। तो आपको इसको समझने की एक लाइब्रेरी और रन करना पड़ेगा।
और आपको अलग नाम से उस डेटा को रीड करना पड़ेगा। तो वो लाइब्रेरी जो है, इसको समझने के लिए जो लाइब्रेरी है आपको, वो लाइब्रेरी हेवन। और मैं इसको एक अलग नाम से यहाँ सेव कर रहा हूँ, डीएफ नाम से, है ना। उसी डेटा को डीएफ नाम से भी पढ़ रहा हूँ। वर्क में माई डेटा पे करूंगा। सो देखिए कि लाइब्रेरी का नाम साथ में आता है, उसमें शायद अंडरस्कोर से आएगा। सेज एसपीएसएस, मैं एसपीएसएस ले लेता हूँ, सेव भी ले सकता हूँ, एसपीएसएस ले लेता हूँ, और wm.sav, ये डेटा पढ़ लिया मैं। सेम डेटा 11,464 अब देखिए कि मैं डीएफ को जब व्यू करूंगा, और जो हमने एमडी व्यू किया था, एमडी में कहाँ गया ये एमडी, कौन सा, माई डेटा, सॉरी माई डेटा देखना था मुझे, ये है माई डेटा, ये यहाँ खाली इसके एब्रीविएशन, और डीएफ में ओपन करना है, कुछ अंतर दिखा दो ना, क्या बोलते? ये समझ नहीं आया क्या हुआ। देखिए आप हेडर देखिए, हेडर में डिस्क्रिप्शन आ गया अपने आप। हाँ, क्लस्टर नंबर, हाउस होल्ड नंबर, लाइन नंबर, ये हेवन लाइब्रेरी के कारण है, ठीक है। पर हेवन लाइब्रेरी से जब पढ़ते हैं हम डेटा को आर में, वो डेटा फ्रेम जो है वो उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होता है। देखिएगा मैं आपको इसकी क्लास बताता हूँ तो समझ में आएगा। ये बहुत बारीकियां होती हैं जब हम काम करने बैठते हैं, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं समझना हमारे लिए कि यार ये क्यों यहाँ हमें नहीं काम करने दे रहा है। ये क्लास फंक्शन आपने शुरू में पढ़ा था पहले ही दिन, है ना। देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंस रहता है। ये क्या बता रहा है, टेबल फॉर्म में है, डीएफ टेबल डेटा फ्रेम, और मैं माय डेटा का क्लास दिखाता हूँ। क्या है, डेटा फ्रेम है डायरेक्ट। सर डिफरेंस क्या है मतलब? बताता कोट्स में है नहीं? बता रहा, आप इसका स्ट्रक्चर देखें। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका। अब ये जो स्ट्रक्चर दे रहा है एसपी, क्योंकि अपन स्ट्रक्चर देख रहा है डीएफ का, और डीएफ को मैंने पढ़ा है हेवन लाइब्रेरी से, तो ये एसपीएसएस के एसेंस को छोड़ता नहीं है आर में आने के बाद भी। बात पॉइंट समझ रहे हैं आप। एसपीएसएस का डेटा सेट है तो उसके एसेंस को छोड़ेगा नहीं है बिल्कुल भी, उस एसेंस के साथ ही रहेगा आपके आर में। तो ये बड़ा मुश्किल होता है हमें इसको यहाँ मैनेज करना, क्योंकि ये हट करके आया कि मैं एसपीएसएस के एसेंस को नहीं छोड़ूंगा यार, आप कुछ भी कर लो। तो देखिए एसपीएसएस का एसेंस का मतलब क्या है, ये न्यूमरिक था HH1, HH1 न्यूमरिक डेटा है। लेवल जो है 1 2 न्यूमरिक है, मतलब फैक्टर है एक प्रकार का। कैरेक्टर में इसके पीछे जो है 1 क्लस्टर नंबर, कैरेक्टर जो एट्रीब्यूट है इसका, यदि हम इसमें देखें तो फॉर्मेट डॉट स्पेस कैरेक्टर F3, मतलब फैक्टर 3 फैक्टर है इसमें, इंटीजर डिस्प्ले विड्थ इंटीजर 5 है, ऐसा 5 फैक्टर ऐसा कुछ है इसके अंदर, जो भी है वो चीजें हैं। तो ये जो एसेंस है, ये जो चीजें आ रही हैं ये एसपीएसएस से आ रही है। क्लियर। तो ये जब एसपीएसएस को नहीं छोड़ रहा है, उस एसेंस को नहीं छोड़ रहा है, तो हम जो अपने तरीके से इससे काम करवाना चाहते हैं तो वो करेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं अड़चन देगा, कोलैप्स होने में दिक्कत करेगा। कोलैप्स कहोगे वो तो हट धर्मी है भैया यार, मैं तो नहीं कोलैप्स होऊंगा, कर लो कोशिश, क्या जो आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलेंगे।
अच्छा, तो ये 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है SPSS टू हेवन में, R। हेवन लाइब्रेरी थ्रू। ओनली ये एक लाइब्रेरी का फ्लो है सर? हाँ, एक लाइब्रेरी का। अब मैं बताता हूँ आपको, जो अपन ने फॉरेन लाइब्रेरी से करता हूँ मैं जनरली, वो क्या करता है, उसको बोलता है कि भैया SPSS से सब छोड़ दे, तू वैसे आना तो बिल्कुल अब आ जा तू, उस एसेंस को छोड़ के आ। अब दिखाता हूँ उसका स्ट्रक्चर। तो ये लाइब्रेरीज जो R में है वो सेम लाइब्रेरीज SPSS में भी है? नहीं नहीं, SPSS के डेटा को रीड करने के लिए कोई लाइब्रेरी हमें यूज करना पड़ती है, तभी हम उस डेटा को पढ़ सकते हैं। अच्छा 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 आर बेसिक में हर चीज के एल्गोरिथम नहीं है, अच्छा। है ना, ओके। हर हाँ। चीज के लिए फंक्शन नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे जैसे नया कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उसको एज ए पैकेज की तरह आर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, कि उस पैकेज को चला के, उस लाइब्रेरी को रन करके आप इस फंक्शन के थ्रू उस काम को कर सकते हो। नहीं तो आर एंड हो जाता ना, कोई भी लैंग्वेज एंड हो जाएगी यदि पैकेजेस नहीं होंगे। हाँ हाँ करेक्ट। तो लैंग्वेज में थोड़ी एड ऑन करेंगे, वो एज ए पैकेज हम लेकर के उसमें लैंग्वेज में एक्सटेंशन हो जाता है हमारा। समझ गए? एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस जो है उसी में एक्सटेंशन उसी होता में एक्सटेंशन हो जाता है। ये मतलब ये फायदा होता है लाइब्रेरीज का। क्लियर? है। नहीं तो थियोरेटिकल। लैंग्वेज में कितना चेंज करेंगे आप बताइए? हर तीसरे दिन एक, हर दूसरे दिन एक नया वर्जन आएगा। आर प्रोग्रामिंग का जो अभी अपना वर्जन डाउनलोड है, हम्म। आप 4 घंटे बाद में नया वर्जन आ गया था मार्केट में, हाँ करेक्ट। 6 घंटे बाद फिर एक नया वर्जन आ गया। हम्म। तो उससे बचने के लिए वर्जन तो वही रहता है, पर पैकेजेस आते जाते रहते हैं। ठीक है, ठीक वो है। किसी भी वर्जन पे या कुछ पर्टिकुलर वर्जन पे चलते हैं, जो भी है उसका लेटेस्ट वर्जन पे पुराने वर्जन से भी कंपेटेबल होते हैं कई बार, है ना, वो डिपेंड करता है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अपडेट होता है, पर एक लंबे समय के बाद, 1 साल में थोड़ा बहुत अपडेट करके उन्होंने फिर से एक नया वर्जन निकाल दिया आर प्रोग्रामिंग का या आर स्टूडियो का, नए फीचर्स लिया है उसमें। व्हाट इट, पर वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है। पर पैकेज तो रोज बनते हैं, कई चीजें हैं, कई चीजों को लेके चलता है, कई पैकेजेस बनते रहते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ माई डेटा का। ये स्ट्रक्चर देखिए माई डेटा का, ये सिंपल स्ट्रक्चर है जो आर में होता था अपने, है क्या बोलते हैं ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कितना अंतर है? इसने सब छोड़ दिया, राजपाट सब छोड़ के आ गया है ओशो की शरण में। तो क्या ओशो की शरण। मतलब आर की शरण में। ठीक है ना? आपने किया कैसे, फिर से बताएं? देखिएगा, 2 लाइब्रेरी हैं, 2 तरीके से हम पढ़ सकते हैं आर की फाइलें। एक तो हेवन लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं। हम्म। हेवन लाइब्रेरी से मैंने पढ़ा, जो फंक्शन है हेवन लाइब्रेरी का, रीड अंडरस्कोर एसपीएसएस, वही डेटा सेट पढ़ रहा हूँ मैं दोनों में। मैंने इसका क्लास भी दिखाया, फिर इसका स्ट्रक्चर दिखाया। ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब मैंने उसी डेटा को नए नाम से पढ़ा, माई डेटा। यहाँ डीएफ रखा था नाम ऑब्जेक्ट ने, यहाँ मैंने माई डेटा रख दिया। ठीक है, और लाइब्रेरी चेंज कर दिया। लाइब्रेरी चेंज कर दी, फॉरेन लाइब्रेरी से पढ़ा, इसमें फंक्शन अलग हो गया, रीड डॉट एसपीएसएस, यहाँ रीड अंडरस्कोर एसपीएसएस, यहाँ रीड डॉट एसपीएसएस, अरे है ना। बाप रे, ये लाइब्रेरी वाइज फंक्शन भी अलग होंगे? वो तो आप जब रन करोगे ना, तो अच्छा वहां तो लिखा हुआ आ ऊपर। जाता है लाइब्रेरी का नाम भी साइड में, ओके। है ना, हेवन का है या फॉरेन का है, वो साइड में लिखा हुआ दिखता है आपको, है ना। तो अपन वो सिलेक्ट कर लेते हैं और ये लिस्ट में आउटपुट देता है हमें, है ना। ये ठीक है। लिस्ट बनाता है, लिस्ट को फिर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फॉरेन में, डेटा फ्रेम। ओके। जब हम उसको लेते हैं लिस्ट की तरह, तो लिस्ट में तो वो आया थोड़ा सा एसेंस लेके आता है वो, है ना, एसपीएसएस का। फिर हम उसका उसके कपड़े वपड़े उतार के उसको चोला पहनवा देते हैं रजनीश का, भैया ये पहन ले तू, तो क्या डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता प्योर हमारे। ठीक है, ठीक है। तो यही इन लोगों के साथ दिक्कत थी, ये लोग परेशान हो रहे थे हेवन में। मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा फॉरेन से, मैं समझ गया कहाँ दिक्कत है। जब उनका पहले बार मेरे पास टास्क आया, मैंने कहा मैं करके भेजता हूँ। ये क्यों ऐसा कर रही है भाई, अच्छा लाइब्रेरी नहीं रन करी है।
फिर भी ये आर्गुमेंट फंक्शन कॉल मिसिंग आर्गुमेंट फंक्शन कॉल क्यों दे रहा है? चलिए देखते हैं, कुछ कल तक तो नहीं दे रहा, आज क्यों दे रहा? सेलेक्ट, देखो फंक्शन तो काम कर रहा है। देखिएगा यहाँ मैंने क्या किया है, आपको पहले बता दूं, मैंने सिलेक्ट किए ये 365 56 वेरिएबल है, पर मुझे जो वर्क है आगे जो इनको काम था वो डिसेबिलिटी, रीजन और जो भी एज वगैरह ये जो है वर्किंग वुमेन, एजुकेशन लेवल, रिफ्यूजी, वुमेन इंडेक्स, ये कुछ आंखों के में अंदर प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है उनको, जो डिफिशियंसी डिसेबिलिटी ये उसके हो गए, ये तरह की डिसेबिलिटी है, ये सब डिसेबिलिटीज हैं। और ये उनका डेमोग्राफिक डेटा है यहाँ तक, है ना। और ये दो थे कि डिसेबिलिटी है या नहीं है, यस या नो, वो हमें फाइंड आउट अलग अलग लेना है। और इसको हमने रन किया तो हमारे पास ये 15 कॉलम हमारे सेलेक्ट हुए टोटल, ये आ गए रीजन एच। अब क्या है कि इनका जो था, मैं आपको बेसिक बताऊं आपको क्या लफड़ा है इसमें। इनका जब आप डेटा को समझेंगे, मुझे फाइल भेजा था, एक्सेल फाइल, मैं प्रैक्टिकल इसलिए बताता जा रहा हूँ आपको समझ में आए, नहीं तो मैं थोड़ी अभी उस हिसाब से चले तो फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा दिख रहा है आपको ये स्क्रीन, एक्सेल शीट? यस सर। तो देखिएगा ये जो वियर ग्लासेस है ये डिसेबिलिटीज हैं सब, यूज हेरिंग, है ना, हेरिंग का कोई वो यूज करते हो या इस प्रकार से। मैं इसको डाउनलोड ही कर लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। देखिएगा ये जो इनका है ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह वो पहनते हैं। परसेंटेज ऑफ वुमेन हु परसेंटेज ऑफ वुमेन 18 to 49 एज हु हैज फंक्शनल डिफिकल्टीज इन द डोमेन। तो जो डोमेन है कि लेंस पहनती हैं, फिर दूसरा हैगा कि यूज हेयरिंग एड, सीइंग देखने में प्रॉब्लम है, हेयरिंग, वॉकिंग, सेल्फ कार, इस प्रकार से 8 प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं, है ना। अब यहाँ उन्हें टेबल बनाना चाहिए, ठीक है। अब हर एक की उन्होंने कैटेगरी लिखी, रीजन है वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है, वहाँ की। तो भाई यहाँ कितने लोग हैं और कितने परसेंट है रीजन में, वेस्ट बैंक में कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है, वेयर गिलास वाले, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, समझ में आ रहा है आपको? परसेंटेज चाहिए काउंटिंग, Okay, गॉट sir. इट। या ऐसे एरिया जो है डेमोग्राफिक, अर्बन, रूरल, कैंप्स, कैंप्स यानी रिफ्यूजी की जरूरत है, तो ये कितने हैं परसेंट, ये कितनी क्वांटिटी और कितने परसेंट है, कितनी क्वांटिटी कितने परसेंट है, कितनी क्वांटिटी कितने परसेंट है, ठीक है। ये बाद में इसकी बाइंडिंग कर लेंगे, अभी तो 18 to 49 है टोटल, 18 to 49 पे हम देखेंगे, बाइंडिंग बाद में करेंगे इसकी। मैंने अभी बाइंडिंग का नहीं भेजा, मैंने कहा वो कर लेंगे शायद। एजुकेशन नॉन और बेसिक, नॉन और बेसिक एंड सेकेंडरी एंड हायर ये दिया, रिफ्यूजी स्टेटस, रिफ्यूजी, नॉन रिफ्यूजी, वेल्थ इंडेक्स क्वांटाइल है, पुअरर्स सेकंड, मिडिल, फोर्थ एंड रिचेस्ट, दिस द एसीज, उनका उनके पास कितना क्या है, यहाँ वो डेटा डालना है। और ये सब वो है डिसेबिलिटीज, याददाश्त, कम्युनिकेशन, ये सब डिसेबिलिटीज, और यहाँ वो डेटा डालना है, परसेंट एंड काउंट।
यहां तक समझ में आ गया आपको, है ना? अब हमने करा क्या इसमें, कि जो हमारा ये है, ये तो हमने कर लिया। इसके बाद मैंने क्या कि लेवल्स तो चेक करूं किसमें कितने लेवल्स हैं, जो उन्होंने लेवल्स वहां दिए हैं एक्सेल शीट में, वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? डिसेबिलिटी में मैं देखना चाह रहा था, क्योंकि मुझे डिसेबिलिटी वाले चाहिए। तो हैज फंक्शनल डिसेबिलिटी, हैज नो फंक्शनल डिसेबिलिटी, दो लेवल है मेरे पास। फैक्टर्स में है सब, यस नो नो रिस्पॉन्स। जो F2 है, जो एक डिसेबिलिटी है देखने वाली, जो ग्लास पेन पहला था वेयरिंग ग्लास, ये मैंने सब ले लिए 12 तक। तो मैं सबका पता चल गया क्या है ना? अब किसी में ज्यादा भी है, ये नो डिफिकल्टी, सम डिफिकल्टी, लॉट ऑफ डिफिकल्टी। तो सम डिफिकल्टी एंड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज जो हैं वो यस में आ जाएंगी एक प्रकार से, हम उसको बाद में देखेंगे चीजों को। पर मैं अभी वो बता रहा था आपको कि यहाँ मैंने ये डेटा प्रिपरेशन में सिलेक्ट किए कॉलम, ये डीप्लायर के थ्रू होता है सिलेक्शन, जितने कॉलम चाहिए। तो ये नया जो डेटा सेट बना है MD1 में, हमारे 15 कॉलम हो गए, 356 की जगह जितने जरूरत हमने उतने ले लिए, बाकी का हटा दिए, बाकी की हमें जरूरत नहीं है, वो पड़े रहने दिए, हमने दूसरा डेटा सेट का नाम रख दिया। अब एक होता है क्रॉस टेबल, हमने टेबल फंक्शन पहले पढ़ा था, याद है आपको? यस सर। यहाँ क्रॉस टेबल फंक्शन बताऊंगा आपको, है ना? तो क्रॉस टेबल फंक्शन की जो लाइब्रेरी है वो होती है क्या, मोबाइल लाइब्रेरी होती है, क्या होती है, एक सेकंड। लाइब्रेरी याद नहीं करी ना मैंने। जी मॉडल्स, अब ये हमारा हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पहले हमने सिलेक्ट कर लिए थे कॉलम। अब मुझे डिसेबिलिटी में भी चाहिए जो डिसेबल है, जो डिसेबल नहीं है उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, है ना? मुझे डेटा किनका चाहिए, जो डिसेबल है, उन्हीं का तो फिर मुझे बताना है कि भैया ये वाले ये हैं, ये हैं। गॉट इट? क्लियर हो रहा है पॉइंट? यस सर। तो मैं फिल्टर कर रहा हूँ, फिल्टर होता है रोज में, सिलेक्ट होते हैं कॉलम में। तो पहले जो सिलेक्ट फंक्शन लगाया था उसमें से मैंने 15 कॉलम सिलेक्ट किए। अब मैं रो में डिसेबिलिटी वाले कॉलम में, जिनमें हैज फंक्शनलिटी डिफिकल्टी है, दो कैटेगरी थी इसमें, देखिएगा ये दो, हैज नो फंक्शनल डिफिकल्टी। तो हैज फंक्शनल डिफिकल्टी वाले मुझे चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए जिसमें डिफिकल्टी डिसेबिलिटी नहीं है ना? मुझे डिसेबिलिटी वाले लोग चाहिए। तो मैं करूंगा डिसेबिलिटी इक्वल टू हैज फंक्शनल डिफिकल्टी। उसके साथ मैं कौन सी डिफिकल्टी की बात कर रहा हूँ भाई, डिफिकल्टी तो है ठीक है, पर कौन सी? F2 यानी वेयरिंग कॉन्टेक्ट लेंस, या जो चश्मा पहन रहा है, पहली वाली अंदर से, मैं इस वाले की बात करूँ, वेयर ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंसेज, ये है कि नहीं है? ठीक है, ये डिफिकल्टी है कि नहीं है, इसकी बात कर रहा हूं। अब देखिएगा, मैं इसको रन किया, ये हो गया ना? अब देखिएगा, माई MD2 लिखा है मैंने, माई D2 लिखा है, 54 ऑब्जर्वेशन हो गए, 54 लोग हैं जिनमें चश्मे को लेकर के डिफिकल्टी है, वो कुछ चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, ऐसे 54 लोग हैं। गॉट इट? ये 54 लोगों का डेटा आ गया मेरे पास, समझ में आ गया? सर इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर दीजिए। हाँ, देखिएगा, पहले तो हम इस टेबल को देखें, मुझे इसके हिसाब से यहाँ डेटा चाहिए सब लोग, ठीक है? तो ये अपन उस पर आएंगे। अब ये डेटा चाहिए,
तो सबसे पहले तो मुझे वो डेटा चाहिए डिसेबल वाले अलग करना है। तो मेरे पास तो डेटा डिसेबल और एबल, तो मतलब जो डिसेबल नहीं है उनका भी है और डिसेबल है उनका भी है। और किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है ये 8 में से, है ना। कोई एक हो सकती है, किसी को 2 भी हो सकती है, किसी को 3 भी हो सकती है, किसी को सिंगल कोई हो सकती है। तो वो कितने ऑब्जर्वेशन है वो अपन देखें। तो टोटल यदि मैं बात करूं कि कितने डिसेबल हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ 1 सेकेंड। और मैं बताता हूँ खाली डिसेबल कितने हैं। इसमें कुछ भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, जितने भी डिसेबिलिटी है। आप देखेंगे 222 लोग हैं जो डिसेबल हैं, जिनमें डिसेबिलिटी पाई गई। सर इसके पहले आपने ये पाइप फंक्शन लगाया? हाँ, पाइप फंक्शन डिप्लायर का है कि माई डेटा मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ा, यहाँ लिखना पड़ता, नहीं तो मुझे यदि पाइप फंक्शन नहीं लूंगा तो MD माई D1 डॉलर डिसेबिलिटी ऐसा लिखना पड़ता है। समझ में अच्छा आ रहा है आपको? अच्छा तो मैं डेटा का नाम एक बार रख दिया, अब मैं इधर कुछ भी करूंगा मुझे बार बार नहीं लिखना है। अच्छा, ये फंक्शन होता है पाइप का। हाँ, ओके। है ना। मैं देखिएगा मैंने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किए हैं, इसमें एने ओमिट किया। पहले मैंने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिए, है ना, पूरे 15 कॉलम सिलेक्ट किए, देख रहे हैं आपको यहाँ। हम्म, मैं यदि टोटल के हिसाब से एने ओमिट करता तो 356 कॉलम में हो ओके सकता है कि मेरे पास 0 ही डेटा बचता, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलम में, किसी कॉलम में कहीं ऑब्जर्वेशन मिसिंग होगा, किसी में कहीं मिसिंग होगा। ओके। समझे? हाँ। तो हो सकता है मेरे पास 0 ही डेटा बचे। अच्छा। 362 कॉलम हम्म। है ना। तो मैंने उस टाइम ओमिट नहीं किया पूरे डेटा में, मैंने पहले कॉलम सेलेक्ट किए, फिर उन कॉलम में जो मिसिंग वैल्यू है उनको ओमिट किया, ठीक है ना। ओके। समझ गए? हम्म, तो मेरे पास टोटल 11,464 थे और MD1 में मेरे पास बचे 9,794, बाकी के एनए थे ओमिट हो गए। क्लियर? आ गया यस। समझ में? क्या बोलते हैं? हाँ जी, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, ये आ गया सर। है ना। तो मैंने यहाँ ओमिट किया इसको। यहाँ मैं डिसेबिलिटी बता रहा हूँ कि डिसेबिलिटी 222 लोगों में है टोटल, ठीक है। हम्म, कितने में से? 9,794 में से, ठीक है। ओके। एनए हटाने के बाद 222 लोगों में। और जो हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं अपनी F2 वाली, वो कितने लोगों में है? 222 में से 94 लोगों में ये डिसेबिलिटी पाई गई। Does that make sense to you now? ठीक है। हम्म, अब क्रॉस टेबल का मजा देखिए। मैंने माई डेटा 2 में कॉलम पूरे 15 है, कॉलम पूरे 15 है, खाली रोज वो हैं जिनमें पहली डिसेबिलिटी पाई गई है, वो 94 लोग हैं खाली, ठीक है। मतलब गिलास पहनने वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, चश्मा लगा हो जिनको, कॉन्टेक्ट लेंस लगे, वो डिसेबिलिटी पाई गई, ये 54 लोग हैं, ठीक है। इसमें कुछ रिफ्यूजी भी हैं, कुछ नॉन रिफ्यूजी भी हैं, वुमेन एजुकेशन लेवल सबका अपना है, एज सबका अपने हिसाब से है ना, एरिया है, रीजन है। ये डिसेबिलिटी की पहली वाली F2 जो हमने ली, जो वेयरिंग ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस, ये सब में यस आए। क्लियर? इस पर्सपेक्टिव में हमने लिया है ना इसको, यहाँ तक समझ में आ गया। ये अलग अलग डिसेबिलिटीज हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हमने जो लिया है खाली एक ही लिया है, F2। व्हाट इट? हाँ जी बोलिए, हाँ ना। Yes, sir. अब हम क्रॉस टेबल ले रहे हैं, देखिएगा एक क्रॉस टेबल का मजा देखिएगा। ये देखिए, ये क्रॉस टेबल में हमें काउंट भी दे रहा है और परसेंटेज प्रोपोर्शन भी दे रहा है। एन टोटल, टोटल एन यानी काउंट, और एन डिवाइडेड बाय टोटल, टेबल टोटल, वो प्रोपोर्शन होगा, दे रहा है। ओके। तो 54 लोगों को डिसेबिलिटी है, जिसमें से 31 वेस्ट बैंक में है, 23 गाजा स्ट्रिप में है। या
और यही डेटा इनको यहाँ डालना है। आ गया समझ में? ओके, ये डेटा यहाँ फिट करना था। अच्छा। अब समझ में आया? ऐसे ही फिर एरिया का लेंगे, है ना, मैं बताता हूँ। ये एरिया है, HS6 जो वेरिएबल है वो एरिया को शो करता है, ठीक है। अर्बन रूरल कैंप आ गए। इसको आप डेसिमल को 2 प्लेस इधर कर दीजिएगा तो परसेंटेज हो जाएगी, है ना। जब वहां कॉपी पेस्ट करेंगे वहां वो लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऐसे करके आगे पूरी चीजें आ जाएंगी इनकी। मैं सबको एक साथ रन कर देता हूँ। देखिए ये जो लास्ट वाला था पोरेस्ट सेकंड, ये जो उनका लेवल था वेल्थ लेवल, 4th रिचेस्ट, ओके व्हाट इट, इस प्रकार से ये क्रॉस टेबल का भी अपना सब डेटा प्रिपरेशन की पार्ट है। ये सब वो डेटा प्रिपरेशन मैंने बताया 60 to 80% टाइम स्पेंड होता है आपका। इट्स नॉट ए स्मॉल चैप्टर, है ना, काफी बहुत ज्यादा है। और हर चीज मैं नहीं बोलूंगा कि मैं भी आपको बता रहा हूँ, आगे आप लोग और सीखेंगे। जितना मैक्सिमम मेरे पास है मैं दूंगा आपको, क्या, पर नई नई चीजें आती हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं, उसको कैसे ट्रीट। अब जैसे इनके पास ये चैलेंज था कि यार ये इसको में कैसे करेंगे हम लोग, तो उन्होंने अप्रोच किया, मैंने कहा ठीक है देखता हूँ, मैंने करके दिया उनको, कर भेजा ये। तो मैनिपुलेशन में बहुत से टास्क होते हैं, अलग अलग, कब कौन सा आ जाए, कब क्या चैलेंज आ जाए, है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये सब अपन को इसमें ये फिल कर सकते हैं। अपन आते हैं वापस अपने पॉइंट पे। ये कॉलेज एंड समराइजिंग समझ में आ गया थोड़ा सा आपको? अभी अपन प्रैक्टिकल करेंगे बहुत सारा, अपनी जो स्क्रिप्ट है वो तो अपन ने चलाई नहीं है ना। वो तो अभी अपन चलाएंगे, उसमें तो काफी अपन को और समझ में आएगा। पर मैंने भी इसको थ्योरी की टाइम में थोड़ा सा आपको समझाया प्रैक्टिकली कोलैप्सिंग और समराइजिंग क्या होती है। रीसेपिंग डेटा, रीसेपिंग डेटा भी अपन देखेंगे, डमी वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं उसी टाइम प्रैक्टिकल में बता दूंगा। ये एन नल वगैरह ये बता दिया था आपको, देन पाइप टू, ये तो एक्सप्लेन कर दिया था शायद, याद है? यस, है ना, एन नल रिप्रेजेंट डेटा कारपेंट्री। मिसिंग वैल्यूज वगैरह डेटा समराइजर में बता चुका हूँ। ग्रुप बाय फैक्टर्स हो गया, एग्रीगेट, सबसेट, और ये सब चीजें भी अपन देखें। ये सब फंक्शंस हैं, फिल्टर, अरेंज, सिलेक्ट, म्यूटेट, समराइज, ग्रुप बाय, टेली, डेटा प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं। फिल्टर का क्यों यूज होता है? सेलेक्ट ए सबसेट ऑफ रोज बाय कंडीशंस, अरेंज, रीऑर्डर रोज इन डेटा फ्रेम, select the columns of interest, mutate, create new column based on existing columns, summarize aggregate values of each group, reduces to single value, जैसे भी अपन ने एवरेज लिया था, है ना, 0 और 1 में लिया, m मीन, ग्रुप बाय 1 or more variables, फिर टेली इज अ काउंटिंग कन्वीनियंट रेपर फॉर समराइजिंग। ये किस किस लिए होते हैं, इनके सिंटेक्स क्या है? ये कुछ है टाइडियल लाइब्रेरी के, डेटा को स्प्रेड करना, कोलेप्स करके स्प्रेड करना, गैदर करना, सेपरेट करना, यूनाइट करना, ये अपन देखेंगे। तो ये सब चीजें हमें आगे स्टडी करना है। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। सर एक क्वेरी थी। हाँ, क्वेरी कैसे, वो पहले आपने बताया था फॉरेन लाइब्रेरी, हेवन लाइब्रेरी, फॉरेन डिफॉल्ट लाइब्रेरी होती है ना सर? नहीं फॉरेन डिफॉल्ट नहीं है, आपको सर इंस्टॉल अभी करना। तक तो हमने जब भी डेटा रीड किया है तब हमने फॉरेन लिया ही नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट रीड करके हमको बता रहा था। अपन जैसे CSV फॉर्मेट फाइल रीड करते हैं संगीता जी, ओके ओके ओके, हमने ऐसे भी फाइल रीड नहीं करी आपने। हाँ हाँ सही बात है, सही बात ऐसे भी फाइल रीड करने के लिए आपको फॉरेन लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, है ना, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है।
और सर जो ये आपने फंक्शंस का एक वो पीपीटी में दिखाया था, ऐसे अलग अलग लाइब्रेरी का ऐसे पता चल सकता है कि उनके वर्ब्स के लिए क्या? हाँ हाँ, सब लाइब्रेरी का मैं आपको चीट शीट होती है, आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो मिल हाँ जाएगा, हाँ, आपने बताया था ऐसे। है ना। चीट शीट आप नाम से सर्च कर लीजिए कि भाई हेवन लाइब्रेरी का चीट शीट चाहिए हमें, तो हेवन लाइब्रेरी चीट शीट ऑफ हेवन लाइब्रेरी मिल जाएंगे ठीक, आपको, ओके, है ना। ठीक है सर। तो बहुत मटेरियल है, तो काफी आप वो अपना कलेक्शन बना के रख सकते हैं, है ना। राइट सर। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके यस सर। ओके प्रेरणा, आपको समझ में आ रहा है? ओके फाइन, आज तो वैसे भी लोग कम ही थे। चलिए अपन वाइंड अप करते हैं आज के लिए, कल और ओके देखेंगे, परसों और देखेंगे अपन, मंडे को, सॉरी, मीट ऑन मंडे। ठीक, सर। मैंने वो पीपीटी तो शेयर कर दिया आप, है ना, नया चैप्टर डेटा प्रिपरेशन के नाम से फोल्डर बना दिया है, वहाँ पीपीटी शेयर कर दिया है, ठीक है। सर इसका स्क्रिप्ट अलग है ना? हाँ, अभी तो अपन ने चालू ही नहीं किया है स्क्रिप्ट, अभी अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ पावर पॉइंट के हिसाब समझा, अब नेक्स्ट क्लास से अपना स्क्रिप्ट चालू होगा इसका। ओके सर। तो स्क्रिप्ट आप बोलेंगे, मैं आज रख दूंगा उधर क्या, फोल्डर में, ठीक है सर। आप उसको रीड कर सकते हैं, 2 दिन का टाइम। ठीक, ठीक है सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, सेम डे।